जब सुलेमान शाह से एक टीवी होस्ट ने पूछा कि आप इतने इमोशनल हैं तो आप अपने बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, तो सुलेमान शाह इस बात पर भी इमोशनल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि 5 साल की उम्र में ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे और मुझे अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ रहा था, जो कि हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और वहाँ पर ही मेरा बचपन ख़त्म हो गया था और मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैं स्कूल भी जाता था लेकिन मुझे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और फिर मैं एक जगह गया, वहाँ पे ड्राई टमेटो सेल होते थे, तो मैंने वहाँ पर सेलर्स की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। उस जगह के पास एक सिनेमा था और उस सिनेमा के बाहर मैं शाम के वक्त ड्राई नट्स बेचा करता था। और कौन जानता था कि जो सिनेमा की एंट्रेंस के बाहर एक लड़का नट्स बेचता है, कल को वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा। ये मेरे अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने जितनी भी स्टडी की वो मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर की, यानी कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि मैं अपने ट्यूशन की जो फीस है वो भी खुद पे कर सकूं। और 1964 में मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए भी काम किया और फिर उस कंपनी ने बच्चों के एक मैगजीन में अपनी ड्राइंग जो थी वो सेंड करना शुरू कर दी। और कौन जानता था कि आज ये जगह सेंटर ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाएगी। और उस कंपनी के लिए एज अ पेंटर मैंने 7 साल तक काम किया। और मुझे जो ड्राइंग के ऑर्डर आते थे उस काम को जारी रखने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक बजट की ज़रूरत थी और मैं एक यंग टीनेजर वर्कर था। और अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए मुझे एक अच्छा सा मीडियम साइज स्टूडियो चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी। और यहाँ तक कि जब मेरे डिज़ाइनर दोस्त अपनी फिल्म की लोकेशन पर जाते थे तो मैं सिसली में उनके फोटोग्राफी स्टूडियो में एज अ डिज़ाइनर जाता था। और मेरे भाई का भी स्टूडियो था, मैं वहाँ भी जाया करता था। मेरे बताने का यही मतलब है कि इसी तरह मैं सिनेमा में दिलचस्पी लेने लग गया था। एक दिन पुल के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और वहाँ हम महंगी जगहों के लिए डेकोरेशन भी डिजाइन करते थे। उस दिन हम लोगों ने काम लेट खत्म किया तो मैंने सोचा कि घर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं और यहाँ जो फिल्म की शूटिंग हो रही है उसको देखूं, क्योंकि सिनेमा की तरफ मेरा रुझान बहुत ज्यादा था। तो हम वहाँ बैठकर शूटिंग देखने लग गए और बदकिस्मती से जो मूवी का हीरो था उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसको स्विमिंग ना आने की वजह से 2 डायरेक्टर्स के बीच में काफी बहस चल रही थी और डायरेक्टर्स इधर उधर देख रहे थे। तो हम 3 फ्रेंड्स सामने बैठे हुए थे। उसने इस तरह से मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और मैं इधर उधर देखने लगा कि वो किसको बुला रहा है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। और उसने मुझे कहा कि तुम इस तरह से घूम कर दिखाओ और मैं घूम गया। तो फिर उसने कहा कि इसको यूनिफॉर्म ला कर दो और मुझे एक्टर के कपड़े पहनाए गए और मैंने समुंदर में छलांग लगाई अपना चेहरा दिखाए बगैर। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इस तरह से मैंने सिनेमा को स्टार्ट करते हुए हेलो कहा। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया और बहुत से सिंपल रोल्स मुझे ऑफर किए जिनको मैंने परफॉर्म भी किया। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी बचपन से लेकर सिनेमा में एंटर होने तक की जर्नी। लेकिन इनकी स्ट्रगल की जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आगे इनकी लाइफ के और बहुत से पहलू अभी बाकी हैं जो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब मैं आपको इसरा का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिखाती हूँ। जब ऑडियंस में से किसी ने इसरा से पूछा कि आप हलीमा के कैरेक्टर के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो इसरा ने कहा कि हलीमा का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल और इतना इमोशनल था कि मैं आज भी जब भी उस कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और यहाँ तक कि मैं उस कैरेक्टर की फीलिंग्स के बारे में बात ही कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प आने लग गए हैं। आप लोगों ने तो हलीमा के कैरेक्टर को सिर्फ टीवी पर देखा है, जबकि मैंने उस कैरेक्टर को समझा है, उसमें परफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर को जिया है। शायद यही वजह है कि मेरी अटैचमेंट इस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और मेरी माँ ने भी मुझे ये बात कही है कि जब तुम हलीमा का कैरेक्टर प्ले कर रही होती हो तो तुम्हारी आंखों में आर्थरुल के लिए जो फीलिंग्स और जो चमक होती है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि उस वक्त मैं इसरा नहीं बल्कि हलीमा होती हूँ और वो मेरी फीलिंग्स नहीं बल्कि वो हलीमा की फीलिंग है आर्थरुल के लिए। आर्थरुल फेमस और सक्सेसफुल एक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही साथ उनका जो परफ्यूम का ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। उनके ब्रांड का एक परफ्यूम है फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत फेमस होता जा रहा है और वो उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। I'm here because of tonight we have an exhibition to perfume called First Impression.
सलजान बता रही हैं कि इस सीरीज़ में हमने जिस तरह से एक्ट किया है, जिस तरह से हमने तीर चलाए हैं, जिस पोजीशन से चलाए हैं, जिस तरह की हमने बातें की हैं, जो हमने अपने इमोशंस, अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया है, ये सारी जो हैं पहले हमने उन लोगों को समझा है कि उस वक्त के लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, और फिर हमने इसको एक्ट किया है इस ड्रामे में, तब जाके ये इस हालत में हमारे सामने आया है। हाइमा यहाँ पे कह रही हैं कि जो ट्रेलर आपको दिख रहा है वो 21st सेंचुरी का है, लेकिन जब हम लाइव स्टेज में जाते हैं, यानी कि जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम 13th सेंचुरी में चले जाते हैं। यानी कि जो ट्रेलर है और जिस माहौल में हमने रिकॉर्डिंग की है, तो इन दोनों के वक्तों में कई सदियों का डिफरेंस है। यहाँ पे इसरा बता रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले जब उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, तो उस दौरान उन्होंने फेंसिंग की क्लासेस भी ली थी, लेकिन तलवार साजी की ट्रेनिंग उन्होंने स्पेशली इस ड्रामा की सीरीज के लिए ली थी। फेंसिंग की ट्रेनिंग थोड़ी आसान होती है क्योंकि उसमें इंसान अपना आप ज्यादातर डिफेंड करना सीखता है, लेकिन तलवार साजी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे तो देखने में दोनों सिमिलर लगती हैं, लेकिन तलवार साजी में अटैकिंग का डिसीजन आपको बहुत ज्यादा क्विक लेना होता है। इसरा यहाँ पे बता रही हैं कि तलवार साजी में आपका स्टैंडिंग पोजीशन डिफरेंट होता है, आपका वे ऑफ अटैकिंग डिफरेंट होता है, और इसके रूल्स भी सब डिफरेंट होते हैं। और इसके लिए कजाकिस्तान से स्पेशल टीम बुलवाई गई थी, जो कि स्पेशली मूवीज में जो फाइटिंग सीन्स होते हैं उनके स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। इंगन अल्तान बताते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए हमने 3 महीने और 2 हफ्ते साथ गुजारे हैं, और जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा फन किया और हमारी दोस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है। और आप लोग नोट भी करेंगे कि इस ड्रामे में हम लोग की दोस्ती भी रिफ्लेक्ट होगी। और सलजान यहाँ पे बता रही हैं कि इस ड्रामे में जो उन्होंने सलजान का कैरेक्टर प्ले किया है, उस कैरेक्टर ने उन्हें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया है और मुझे सिखाया है कि हर इंसान का दुख डिफरेंट होता है और इसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी सबका अपना अपना होता है। तो अपने दुख में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलजान सुलेमान शाह की बहू थी तो उन पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने बाप के कत्ल के दुख में उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया और साथ ही साथ अपने कबीले को भी खतरे में डाल दिया। वो कह रही हैं कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक ख़ास वजह यह है कि इस ड्रामे की स्टोरी ने ना तो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया है और ना ही किसी ख़ास रंगो नस्ल को हर्ट किया है, और इसीलिए इस ड्रामे को देखने वाले हर एज ग्रुप से हैं, हर तबके से हैं और हर तरह के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इस सीरीज के कैरेक्टर इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि लोग इनकी कास्ट को इनके रियल नाम की बजाय बल्कि इनके कैरेक्टर के नेम से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैंने आपको इनके कैरेक्टर्स के नाम से ही इंटरव्यूज़ दिखाए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आर्थुरल के आपके साथ और भी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Açın biraz, geniş durun. Çök, in merdivenin altına. Uzun boylu. Hepinizi seviyorum. Haklarınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle alalım. Tamam abi. Ya Allah, bismillah. Evet. Nereden? Şuradan keseceğim abi. Vay. Bak verin, kağıt ayırın şu. Üflemedin abi bunlar. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok ki üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah
yani hiç böyle bir zor işte çalışmamışım. Acayip emek var abi. Vallahi herkesin eline sağlık. Buradaki herkes benim ustam. Çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum abi. Herkesten herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Pastaya bir renk katalım o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Hocam valla çok sağ olun. Çok isterim yani. Çok samimi söylüyorum. Çok sağ olun. Ya hadi afiyet olsun, buyurun o zaman hep beraber. Hadi. Allah Ebru. Hadi. Ağzına nasıl çekersin şu anda? Böyle sigara çeken var ya, böyle ölmüş durumdayım. Şurasız tarafından beyler. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एथुरुल के बिहाइंड द सीन्स और इनके इंटरव्यूज दिखाऊंगी कि एथुरुल और उनकी पूरी टीम को इस ड्रामे के लिए कैसे ट्रेन किया गया और इनका और सलजान का बिहाइंड द सीन क्या रिलेशन है और ये लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या बता रहे हैं और सलजान अपने नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में क्या बता रही हैं कि लोगों ने उनको कितना पसंद किया या लोगों ने उनसे कितनी नफरत की और कुर्तुगलू बिहाइंड द सीन किस किस्म के इंसान हैं और अपना आखिरी सीन शूट होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इस ड्रामे के सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट कैरेक्टर सुलेमान शाह की कि वो बिहाइंड द सीन कितने इमोशनल इंसान हैं और क्या वो रियल लाइफ में भी इतने पॉजिटिव और इतने पावरफुल इंसान हैं। Ben Kayıboyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. एंजन अल्तान बताते हैं कि ये स्टोरी तब की है जब एथुरुल 25 से 30 साल के थे और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट तरह के सेट देखे हैं लेकिन इतना जबरदस्त सेट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने सेट में बहुत बड़ा कबीला बनाया हुआ था और इनका यही सिर्फ शूटिंग स्पॉट नहीं था बल्कि और भी इनके डिफरेंट जगहों पर शूटिंग स्पॉट थे जहाँ पर ये जाकर शूटिंग किया करते थे और ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले इनकी पूरी कास्ट को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ इन लोगों को तीर कमान और तलवार से कैसे फाइट किया जाता है वो भी सिखाया गया और इसके लिए कजाकिस्तान से कोई स्पेशल टीम बुलवाई गई थी इनको ट्रेन करने के लिए। और वो बताते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घोड़े पे बैठकर तीर कमान भी चला सकूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि एक्टिंग की यही ब्यूटी है कि मैंने सीखा और मैंने किया और अब मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इनकी कास्ट इतनी बड़ी थी कि इनके कबीले में 5,500 टेंट थे, यानी कि इतने ज़्यादा लोग थे इसलिए उन्होंने उन लोगों को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था और हर ग्रुप को उन्होंने डिफरेंट ट्रेनर्स दिए हुए थे ताकि वो इन लोगों को फाइटिंग और दूसरी स्किल्स सिखा सकें। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग डिनर पे आए हुए हैं और ये लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत से ड्रामे और डिफरेंट प्रोजेक्ट भी एक साथ कर चुके हैं और क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है तो ये अक्सर ही एक दूसरे के साथ आउटिंग पे निकलते रहते हैं और डिनर्स वगैरह अक्सर ये लोग साथ करते रहते हैं। सलजान का कैरेक्टर शुरू में इतना नेगेटिव था कि लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा नफरत की, लेकिन जैसे ही ड्रामे की एंड की तरफ ये लोग गए और इनका जो कैरेक्टर था वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर में टर्न हुआ तो लोगों ने उनको इतना ज़्यादा पसंद किया कि वो लोगों की फेवरेट हो गई। तो सलजान के बारे में ये बात मशहूर हो गई है कि वो जब चाहे वो लोगों से खुद के कैरेक्टर को नफरत करवा सकती हैं और वो जब लोगों से प्यार करवाना चाहे अपने कैरेक्टर को तो वो उतना ही ज़्यादा प्यार भी करवा सकती हैं। कुर्तुगलू का कैरेक्टर ड्रामे में जितना नेगेटिव है वो रियल लाइफ में उतने ही पॉजिटिव पर्सन है। सेट पे हर कोई उनकी तारीफें ही कर रहा होता है। जब उनके आखिरी सीन की शूटिंग डन हुई तो उन्होंने खड़े होकर सबको कहा कि मैं इतने सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने इतना अमेजिंग टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं गुजारा। उन्होंने सबको दुआएं दी कि अल्लाह आप सबको खुशियां दे, ये मेरी जॉब थी जो मैंने की है लेकिन अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया हो तो मैं हर एक से माफ़ी मांगता हूँ।
और उन्होंने अपने खास दोस्त का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के नाम लिए और उन्होंने अपने कुलीग्स को मेंशन करते हुए कहा कि मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से उन्होंने सलमान शाह का नाम लिया कि वो एक्टिंग में मेरे टीचर हैं और मैं उनकी और आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस तरह से उन्होंने उन सब से मोहब्बत का इजहार किया। और तुर्किश लोगों की खास बात यह है कि ये लोग सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और जब भी शूटिंग के दौरान ब्रेक आती है तो ये लोग केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अक्सर इनके बिहाइंड द सीन्स आप देखेंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा केक मंगवाते हैं। कुछ और ये लोग मंगवाएं ना मंगवाएं, लेकिन ये केक मंगवा के सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने उस डे को। सुलेमान शाह रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव इंसान है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। और वो अपना कैरेक्टर इतने दिल से प्ले करते थे कि सीन डन होने के बाद अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जब भी मैं सुलेमान शाह का रोल प्ले करता हूँ मैं उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरी फीलिंग इस कैरेक्टर के लिए रियल हो जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुलेमान शाह ने केक काटा, इन लोगों ने उसके बाद सेलिब्रेट किया और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस ड्रामे की और मज़ीद जो बिहाइंड द सीन्स हैं और बहुत सी वीडियोस जो है मैं वो अपलोड करती रहूँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Üflemedin abi bunlar. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok ki üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah. पाकिस्तान जिंदाबाद, सुल्तान दुरानी जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दीवानगी ड्रामा के बिहाइंड द सीन की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है, दानिश तैमूर इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा सीरियस रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो उतने ही ज़्यादा फ़नी हैं। जैसे कि आप ये इलेक्शन का सीन देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सीन था, लेकिन दानिश ने इस सीन को शूट करने लगे बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा शरारतों के साथ वो बार बार सबको हंसाते रहे। स्पीच कर रहा हूँ मैं, स्पीच कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात गौर से। सही मेरी तरफ देखिए, हंसेगा कि नहीं कोई? घोड़े वाले कौन है ये? हंसना नहीं है किसी ने, मेरी बात सुन रहे सब और मिल के नारा लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सुल्तान दुरानी जिंदाबाद। दानिश ने अपने करियर का स्टार्ट मॉडलिंग से किया। आपको मैं इनके स्टार्ट की पिक्चर दिखा रही हूँ। ये आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ये कि काफ़ी पुराने दानिश हैं। अब इनकी लुक्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं टाइम के साथ साथ। आप देख सकते हैं जब ये लोग थप्पड़ का सीन शूट कर रहे थे तो हिबा को बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था, क्योंकि या तो दानिश हंस पड़ते थे या फिर हिबा इस बात में मुस्कुरा देती थी। ड्रामा के डायरेक्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही यंग एज में इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके डायरेक्टर और हीरो ये सब सेम एज के हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। तो ये लोग अपने जो एक्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, स्पेशली उनके कॉम्प्लेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं अम्ब्रेलाज में वो उनको लेके आ रहे हैं। हमें लग रहा होता है कि शायद उनके फ्रंट पे ही कैमरा है, लेकिन आप 2 कैमरे पीछे भी देख सकते हैं ताकि वो हर एंगल से जो है हम लोगों को सीन दिखा सकें जिधर से बेस्ट हो। और इस तरह से देखें, बी जान का सीन शूट हो रहा है और हमें लग रहा है कि सिर्फ बी जान बैठी हैं, लेकिन आगे पीछे आप देखें तो कैमरामैन भी वहाँ हैं, डायरेक्टर भी वहाँ हैं, वो इनको सबको गाइडलाइन देते रहते हैं। बी जान को थोड़ा सा डायलॉग समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत ही अक्सर अपने जो डायलॉग्स हैं बहुत ही फ़नी बोल जाती हैं, इसलिए काफ़ी जो है सेट पर इनकी वजह से रौनक भी लगी रहती है और सब हंसते भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और बार बार अक्सर इनको रीटेक भी लेना पड़ता है बी जान की वजह से अक्सर। जो इस ड्रामे में वेडिंग का मेकअप था वो जोया ने अपना और हिबा बुखारी का खुद किया था। आप इन दोनों की लुक देख सकते हैं, कितनी सिमिलर लुक आ रही है दोनों की। सब जानते ही हैं कि वो कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो माहिरा खान और हमारी दूसरी एक्ट्रेस का मेकअप भी कर चुकी हैं। सबसे अच्छा कौन था मेकअप की सीट पर और सबसे बुरा कौन था? क्वेश्चन सबसे अच्छी माहिरा खान। ठीक है। हिबा को आप सेट पे जब भी देखेंगे उनके हाथ में स्क्रिप्ट होगा, क्योंकि हिबा अक्सर ही अपने जो डायलॉग्स हैं वो भूल जाती हैं, तो अक्सर ही आप देखेंगे
देखेंगे, चाहे वो किसी से बात भी कर रही होंगी तो उनके हाथ में स्क्रिप्ट होगा, बिल्कुल एग्जाम्स की तरह वो अपने डायलॉग्स बार बार रिपीट करती रहती हैं शूट स्टार्ट होने तक। हिबा बुखारी की पर्सनालिटी हमारी इंडस्ट्री की सब हीरोइन से बिल्कुल डिफरेंट है। आप उन्हें जब भी देखेंगे हमेशा उन्हें ईस्टर्न क्लॉथ्स में ही देखेंगे। आप लोग कभी भी उनको पैंट शर्ट या इस तरह की मॉडर्न ड्रेसिंग में नहीं देखेंगे, बल्कि इस बात का इतराफ़ जो है वो दूसरे एक्टर्स भी करते हैं। कोमल बोल रही थी कि मुझे पता था हिबा आ रही है, वो ईस्टर्न पहन के आएगी तो मैं भी ईस्टर्न पहनूंगी। ये गाना सुन लिया था मैंने, भांडा फूट गया। हिबा ने अपने करियर का स्टार्ट एक्टिंग से नहीं किया था, लेकिन अब इस फील्ड में उनकी लक चल गई है तो उनको आहिस्ता आहिस्ता और ड्रामों की ऑफर हो रही है। हाँ, इनफैक्ट मैं पहले रिसेप्शनिस्ट थी और मैंने मॉडलिंग शुरू की। अरे यार ये लड़की फिल्मी है, फिल्मी। वैसे वो थोड़ी सीरियस पर्सनालिटी है, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, इनकी रियल लाइफ में फ्रेंड है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था और इनके साथ अपनी पिक्चर भी शेयर की कि वो इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वैसे तो अली अब्बास हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड वसीम अब्बास के बेटे हैं। इन लोगों को एक शो में भी इनवाइट किया गया, उसमें इन लोगों ने रैंप पे वॉक की एज अ मॉडल, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये वसीम अब्बास के बेटे हैं तो इन्हें इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आराम से ये इंडस्ट्री में एंटर हो गए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बट वो हमारे घर का माहौल वॉज वेरी नॉन फिल्मी, बहुत नॉन फिल्मी था, लेकिन ये लोग चाहते नहीं थे, कोई भी नहीं चाहता था। ये एक चेन थी, जैसे मैं जबरदस्ती आया हूँ एक्टिंग में। अली अब्बास ने इंडस्ट्री लेट इसलिए ज्वाइन की क्योंकि पहले वो अपनी स्टडी में बिजी थे, वो एक लॉयर थे, उसके बाद वो से मॉडलिंग की फील्ड में आए और फिर एक्टिंग में। मैं तो लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर था, तो मैंने आई गिव अप माय जॉब। लेकिन अब इनके घर वाले इनके इस फैसले से बहुत खुश हैं क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ड्रामों में भी आ रहे हैं आजकल। अब मैं आपको यहाँ पर महमूद असलम दिखा रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्ट में वो बहुत ही सिर्फ फ़नी ड्रामों में आए थे, लेकिन अब वो काफ़ी सीरियस करैक्टर कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही फ़नी पर्सन हैं, वो सबको बहुत ज़्यादा हंसाते रहते हैं अब, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस ड्रामों में भी फेमस हो गए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि ये हमारे जो लॉलीवुड के स्क्रीन राइटर हैं, ये उनकी बेटी हैं। इन्होंने वैसे तो अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन 2019 में ही इन्होंने ड्रामा सीरियल की जो इंडस्ट्री है उसको ज्वाइन किया और इन्होंने उसके साथ साथ ही अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मॉडलिंग पे भी वर्क कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये आपको ड्रामों में आगे देखने को मिलेंगी। हिबा बुखारी की एज देखने में ज़्यादा लगती है, लेकिन उनकी एज ज़्यादा नहीं है, वो 25 ईयर्स ओल्ड है। और दानिश जो है वो एक्टर भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो शोज़ भी होस्ट करते हैं। इनकी एज 35 है। अली अब्बास देखने में उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन वो 36 ईयर्स ओल्ड है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जब सुलेमान शाह से एक टीवी होस्ट ने पूछा कि आप इतने इमोशनल हैं तो आप अपने बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, तो सुलेमान शाह इस बात पर भी इमोशनल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि 5 साल की उम्र में ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे और मुझे अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ रहा था, जो कि हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और वहाँ पर ही मेरा बचपन ख़त्म हो गया था और मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैं स्कूल भी जाता था, लेकिन मुझे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और फिर मैं एक जगह गया, वहाँ पे ड्राई टमेटो सेल होते थे, तो मैंने वहाँ पर सेलर्स की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। उस जगह के पास एक सिनेमा था और उस सिनेमा के बाहर मैं शाम के वक्त ड्राई नट्स बेचा करता था। और कौन जानता था कि जो सिनेमा की एंट्रेंस के बाहर एक लड़का नट्स बेचता है, कल को वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा। ये मेरे अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने जितनी भी स्टडी की वो मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर की, यानी कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि मैं अपने ट्यूशन की जो फीस है वो भी खुद पे कर सकूं। और 1964 में मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए भी काम किया और फिर उस कंपनी ने बच्चों के एक मैगजीन में अपनी ड्राइंग जो थी वो सेंड करना शुरू कर दी। और कौन जानता था कि आज ये जगह सेंटर ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाएगी। और उस कंपनी के लिए एज अ पेंटर मैंने 7 साल तक काम किया। और मुझे जो ड्राइंग के ऑर्डर आते थे उस काम को जारी रखने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक बजट की ज़रूरत थी और मैं एक यंग टीनेजर वर्कर था। और अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए मुझे एक अच्छा सा मीडियम साइज स्टूडियो चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी। और यहाँ तक कि जब मेरे डिज़ाइनर दोस्त अपनी फिल्म की लोकेशन पर जाते थे तो मैं सिसली में उनके फोटोग्राफी स्टूडियो में एज अ डिज़ाइनर जाता था। और मेरे भाई का भी स्टूडियो था, मैं वहाँ भी जाया करता था। मेरे बताने का यही मतलब है कि इसी तरह मैं सिनेमा में दिलचस्पी लेने लग गया था। एक दिन पुल के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था
और वहाँ हम महंगी जगहों के लिए डेकोरेशन भी डिजाइन करते थे। उस दिन हम लोगों ने काम लेट खत्म किया तो मैंने सोचा कि घर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं और यहाँ जो फिल्म की शूटिंग हो रही है उसको देखूं, क्योंकि सिनेमा की तरफ मेरा रुझान बहुत ज्यादा था। तो हम वहाँ बैठकर शूटिंग देखने लग गए और बदकिस्मती से जो मूवी का हीरो था उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसको स्विमिंग ना आने की वजह से दो डायरेक्टर्स के बीच में काफी बहस चल रही थी और डायरेक्टर्स इधर उधर देख रहे थे। तो हम 3 फ्रेंड्स सामने बैठे हुए थे। उसने इस तरह से मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और मैं इधर उधर देखने लगा कि वो किसको बुला रहा है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। और उसने मुझे कहा कि तुम इस तरह से घूम कर दिखाओ और मैं घूम गया। तो फिर उसने कहा कि इसको यूनिफॉर्म ला कर दो और मुझे एक्टर के कपड़े पहनाए गए और मैंने समुद्र में छलांग लगाई अपना चेहरा दिखाए बगैर। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इस तरह से मैंने सिनेमा को स्टार्ट करते हुए हेलो कहा। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया और बहुत से सिंपल रोल्स मुझे ऑफर किए जिनको मैंने परफॉर्म भी किया। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी बचपन से लेकर सिनेमा में एंटर होने तक की जर्नी। लेकिन इनकी स्ट्रगल की जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आगे इनकी लाइफ के और बहुत से पहलू अभी बाकी हैं जो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब मैं आपको इसरा का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिखाती हूँ। जब ऑडियंस में से किसी ने इसरा से पूछा कि आप हलीमा के कैरेक्टर के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो इसरा ने कहा कि हलीमा का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल और इतना इमोशनल था कि मैं आज भी जब भी उस कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और यहाँ तक कि मैं उस कैरेक्टर की फीलिंग्स के बारे में बात ही कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प आने लग गए हैं। आप लोगों ने तो हलीमा के कैरेक्टर को सिर्फ टीवी पर देखा है, जबकि मैंने उस कैरेक्टर को समझा है, उसमें परफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर को जिया है। शायद यही वजह है कि मेरी अटैचमेंट इस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और मेरी माँ ने भी मुझे ये बात कही है कि जब तुम हलीमा का कैरेक्टर प्ले कर रही होती हो तो तुम्हारी आंखों में आर्थुल के लिए जो फीलिंग्स और जो चमक होती है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि उस वक़्त मैं इसरा नहीं बल्कि हलीमा होती हूँ और वो मेरी फीलिंग्स नहीं बल्कि वो हलीमा की फीलिंग है आर्थुल के लिए। आर्थुल फेमस और सक्सेसफुल एक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही साथ उनका जो परफ्यूम का ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। उनके ब्रांड का एक परफ्यूम है फर्स्ट इम्प्रेशन जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत फेमस होता जा रहा है और वो उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। I'm here because of tonight we have an exhibition to perfume called First Impression. सलजान बता रही हैं कि इस सीरीज में हमने जिस तरह से एक्ट किया है, जिस तरह से हमने तीर चलाए हैं, जिस पोजीशन से चलाए हैं, जिस तरह की हमने बातें की हैं, जो हमने अपने इमोशंस, अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया है, ये सारी जो हैं पहले हमने उन लोगों को समझा है कि उस वक्त के लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे और फिर हमने इसको एक्ट किया है इस ड्रामे में, तब जाके ये इस हालत में हमारे सामने आया है। हाइमा यहाँ पे कह रही हैं कि जो ट्रेलर आपको दिख रहा है वो 21st सेंचुरी का है, लेकिन जब हम लाइव स्टेज में जाते हैं यानी कि जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम 13th सेंचुरी में चले जाते हैं। यानी कि जो ट्रेलर है और जिस माहौल में हमने रिकॉर्डिंग की है तो इन दोनों के वक्तों में कई सदियों का डिफरेंस है। यहाँ पे इसरा बता रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले जब उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी तो उस दौरान उन्होंने फेंसिंग की क्लासेस भी ली थी, लेकिन तलवार साजी की ट्रेनिंग उन्होंने स्पेशली इस ड्रामा की सीरीज के लिए ली थी। फेंसिंग की ट्रेनिंग थोड़ी आसान होती है क्योंकि उसमें इंसान अपना आप ज्यादातर डिफेंड करना सीखता है, लेकिन तलवार साजी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे तो देखने में दोनों सिमिलर लगती हैं, लेकिन तलवार साजी में अटैकिंग का डिसीजन आपको बहुत ज्यादा क्विक लेना होता है। इसरा यहाँ पे बता रही हैं कि तलवार साजी में आपका स्टैंडिंग पोजीशन डिफरेंट होता है, आपका वे ऑफ अटैकिंग डिफरेंट होता है और इसके रूल्स भी सब डिफरेंट होते हैं। और इसके लिए कजाकिस्तान से स्पेशल टीम बुलवाई गई थी जो कि स्पेशली मूवीज में जो फाइटिंग सीन्स होते हैं उनके और स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। इंगन अल्तान बताते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए हमने 3 महीने और 2 हफ्ते साथ गुजारे हैं और जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा फन किया और हमारी दोस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है। और आप लोग नोट भी करेंगे कि इस ड्रामे में हम लोग की दोस्ती भी रिफ्लेक्ट होगी। और सलजान यहाँ पे बता रही हैं कि इस ड्रामे में जो उन्होंने सलजान का कैरेक्टर प्ले किया है उस कैरेक्टर ने उन्हें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया है और मुझे सिखाया है कि हर इंसान का दुख डिफरेंट होता है और इसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी सबका अपना अपना होता है। तो अपने दुख में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि सलजान सुलेमान शाह की बहू थी तो उन पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने बाप के कत्ल के दुख में उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया और साथ ही साथ अपने कबीले को भी खतरे में डाल दिया।
वो कह रही हैं कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक ख़ास वजह ये है कि इस ड्रामे की स्टोरी ने ना तो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया है और ना ही किसी ख़ास रंग व नस्ल को हर्ट किया है, और इसीलिए इस ड्रामे को देखने वाले हर एज ग्रुप से हैं, हर तबके से हैं और हर तरह के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इस सीरीज के कैरेक्टर इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि लोग इनकी कास्ट को इनके रियल नाम की बजाय बल्कि इनके कैरेक्टर के नेम से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैंने आपको इनके कैरेक्टर्स के नाम से ही इंटरव्यूज़ दिखाए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आर्थुरल के आपके साथ और भी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Açın biraz, geniş durun. Çök, in merdivenin altına. Uzun boylu. Hepinizi seviyorum. Haklarınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle alalım. Tamam abi. Ya Allah, bismillah. Evet. Nereden? Şuradan keseceğim abi. Vay. Gel bak benimle, kağıt ayakları şu. Üflemedin abi bunlar. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok ki üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah. Kitleyin kapıyı, kitleyin kapıyı. Yani hiç böyle bir zor işte çalışmamıştım. Acayip emek var abi. Vallahi herkesin eline sağlık. Buradaki herkes benim ustam. Çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum abi. Herkesten herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Pastaya bir renk katalım o zaman. Evet, evet, evet.
Çok teşekkür ederim. Hocam valla çok sağ olun. Çok isterim, çok isterim yani. Çok samimi söylüyorum, çok sağ olun. Ya hadi afiyet olsun, buyurun hocam hep beraber. Hadi. Hadi. Nasıl çekersin şu anda? Ağzım sigara çeken var ya, böyle ölmüş durumdayım. Şurasız tarafından beyler. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным. पाकिस्तान जिंदाबाद, सुल्तान दुरानी जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दीवानगी ड्रामा के बिहाइंड द सीन की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है, दानिश तैमूर इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा सीरियस रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो उतने ही ज़्यादा फ़नी हैं। जैसे कि आप ये इलेक्शन का सीन देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस सीन था, लेकिन दानिश ने इस सीन को शूट करने लगे बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा शरारतों के साथ वो बार बार सबको हंसाते रहे। स्पीच कर रहा हूँ मैं, स्पीच कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे मेरी बात गौर से, सही मेरी तरफ देखिए, हंसेगा नहीं कोई। घोड़े वाले कौन है ये? हंसना नहीं है किसी ने, मेरी बात सुन रहे सब और मिल के नारा लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सुल्तान दुरानी जिंदाबाद। दानिश ने अपने करियर का स्टार्ट मॉडलिंग से किया। आपको मैं इनके स्टार्ट की पिक्चर दिखा रही हूँ। ये आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ये काफ़ी पुराने दानिश हैं। अब इनकी लुक्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं टाइम के साथ साथ। आप देख सकते हैं जब ये लोग थप्पड़ का सीन शूट कर रहे थे तो हिबा को बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था, क्योंकि या तो दानिश हंस पड़ते थे या फिर हिबा इस बात में मुस्कुरा देती थी। ड्रामा के डायरेक्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही यंग एज में इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके डायरेक्टर और हीरो ये सब सेम एज के हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। तो ये लोग अपने जो एक्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, स्पेशली उनके कॉम्प्लेक्शन के लिए। आप देख सकते हैं अम्ब्रेलाज में वो उनको लेके आ रहे हैं। हमें लग रहा होता है कि शायद उनके फ्रंट पे ही कैमरा है, लेकिन आप 2 कैमरे पीछे भी देख सकते हैं, ताकि वो हर एंगल से जो है हम लोगों को सीन दिखा सकें जिधर से बेस्ट हो। और इस तरह से देखें, बी जान का सीन शूट हो रहा है और हमें लग रहा है कि सिर्फ बी जान बैठी हैं, लेकिन आगे पीछे आप देखें तो कैमरामैन भी वहाँ हैं, डायरेक्टर भी वहाँ है, वो इनको सबको गाइडलाइन देते रहते हैं। बी जान को थोड़ा सा डायलॉग समझने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत ही अक्सर अपने जो डायलॉग्स हैं बहुत ही फ़नी बोल जाती हैं, इसलिए काफ़ी जो है सेट पर इनकी वजह से रौनक भी लगी रहती है और सब हंसते भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और बार बार अक्सर इनको रीटेक भी लेना पड़ता है बीजान की वजह से अक्सर। जो इस ड्रामे में वेडिंग का मेकअप था वो जोया ने अपना और हिबा बुखारी का खुद किया था। आप इन दोनों की लुक देख सकते हैं, कितनी सिमिलर लुक आ रही है दोनों की। सब जानते ही हैं कि वो कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो माहिरा खान और हमारी दूसरी एक्ट्रेस का मेकअप भी कर चुकी हैं। सबसे अच्छा कौन था मेकअप की सीट पर और सबसे बुरा कौन था? क्वेश्चन सबसे अच्छी माहिरा खान। ठीक है। हिबा को आप सेट पे जब भी देखेंगे उनके हाथ में स्क्रिप्ट होगा, क्योंकि हिबा अक्सर ही अपने जो डायलॉग्स हैं वो भूल जाती हैं, तो अक्सर ही आप देखेंगे चाहे वो किसी से बात भी कर रही होंगी तो उनके हाथ में स्क्रिप्ट होगा, बिल्कुल एग्जाम्स की तरह वो अपने डायलॉग्स बार बार रिपीट करती रहती हैं शूट स्टार्ट होने तक। हिबा बुखारी की पर्सनैलिटी हमारी इंडस्ट्री की सब हीरोइन से बिल्कुल डिफरेंट है। आप उन्हें जब भी देखेंगे हमेशा उन्हें ईस्टर्न क्लॉथ्स में ही देखेंगे। आप लोग कभी भी उनको पैंट शर्ट या इस तरह की मॉडर्न ड्रेसिंग में नहीं देखेंगे, बल्कि इस बात का इतराफ़ जो है वो दूसरे एक्टर्स भी करते हैं। कोमल बोल रही थी कि मुझे पता था हिबा आ रही है, वो ईस्टर्न पहन के आएगी तो मैं भी ईस्टर्न पहनूंगी। ये गाना सुन लिया था मैंने, भांडा फूट गया। हिबा ने अपने करियर का स्टार्ट एक्टिंग से नहीं किया था, लेकिन अब इस फील्ड में उनकी लक चल गई है तो उनको आहिस्ता आहिस्ता और ड्रामों की ऑफर हो रही है। हाँ, इनफैक्ट मैं पहले रिसेप्शनिस्ट थी और मैंने मॉडलिंग शुरू की। अरे यार ये लड़की फिल्मी है, फिल्मी। वैसे वो थोड़ी सीरियस पर्सनालिटी है, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ, इनकी रियल लाइफ में फ्रेंड है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था और इनके साथ अपनी पिक्चर भी शेयर की कि वो इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वैसे तो अली अब्बास हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड वसीम अब्बास के बेटे हैं। इन लोगों को एक शो में भी इनवाइट किया गया, उसमें इन लोगों ने रैंप पे वॉक की एज अ मॉडल, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये वसीम अब्बास के बेटे हैं तो इन्हें इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आराम से ये इंडस्ट्री में एंटर हो गए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बट वो हमारे घर का माहौल वॉज वेरी नॉन फिल्मी, बहुत नॉन फिल्मी था, लेकिन ये लोग चाहते नहीं थे, कोई भी नहीं चाहता था।
ये एक चेन थी, जैसे मैं जबरदस्ती आया हूँ एक्टिंग में। अली अब्बास ने इंडस्ट्री लेट इसलिए ज्वाइन की क्योंकि पहले वो अपनी स्टडी में बिजी थे, वो एक लॉयर थे, उसके बाद वो से मॉडलिंग की फील्ड में आए और फिर एक्टिंग में। मैं तो लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर था, तो मैंने आई गिव अप माय जॉब। लेकिन अब इनके घर वाले इनके इस फैसले से बहुत खुश हैं क्योंकि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ड्रामों में भी आ रहे हैं आजकल। अब मैं आपको यहाँ पर महमूद असलम दिखा रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्ट में वो बहुत ही सिर्फ फ़नी ड्रामों में आए थे, लेकिन अब वो काफ़ी सीरियस करेक्टर कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत ही फ़नी पर्सन हैं, वो सबको बहुत ज़्यादा हंसाते रहते हैं अब, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस ड्रामों में भी फेमस हो गए हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि ये हमारे जो लॉलीवुड के स्क्रीन राइटर हैं, ये उनकी बेटी हैं। इन्होंने वैसे तो अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन 2019 में ही इन्होंने ड्रामा सीरियल की जो इंडस्ट्री है उसको ज्वाइन किया और इन्होंने उसके साथ साथ ही अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मॉडलिंग पे भी वर्क कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये आपको ड्रामों में आगे देखने को मिलेंगी। हिबा बुखारी की एज देखने में ज़्यादा लगती है, लेकिन उनकी एज ज़्यादा नहीं है, वो 25 ईयर्स ओल्ड हैं। और दानिश जो है वो एक्टर भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो शोज़ भी होस्ट करते हैं। इनकी एज 35 है। अली अब्बास देखने में उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन वो 36 ईयर्स ओल्ड हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एथुरुल के बिहाइंड द सीन्स और इनके इंटरव्यूज दिखाऊंगी कि एथुरुल और उनकी पूरी टीम को इस ड्रामे के लिए कैसे ट्रेन किया गया और इनका और सलजान का बिहाइंड द सीन क्या रिलेशन है और ये लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या बता रहे हैं और सलजान अपने नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में क्या बता रही हैं कि लोगों ने उनको कितना पसंद किया या लोगों ने उनसे कितनी नफरत की और कुर्तुगलू बिहाइंड द सीन किस किस्म के इंसान हैं और अपना आखिरी सीन शूट होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इस ड्रामे के सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट कैरेक्टर सुलेमान शाह की कि वो बिहाइंड द सीन कितने इमोशनल इंसान हैं और क्या वो रियल लाइफ में भी इतने पॉजिटिव और इतने पावरफुल इंसान हैं। Ben Kayı boyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. एंजन अल्तान बताते हैं कि ये स्टोरी तब की है जब एथुरुल 25 से 30 साल के थे और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से डिफरेंट तरह के सेट देखे हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त सेट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने सेट में बहुत बड़ा कबीला बनाया हुआ था और इनका यही सिर्फ शूटिंग स्पॉट नहीं था, बल्कि और भी इनके डिफरेंट जगहों पर शूटिंग स्पॉट थे जहाँ पर ये जाकर शूटिंग किया करते थे। और ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले इनकी पूरी कास्ट को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही साथ इन लोगों को तीर कमान और तलवार से कैसे फाइट किया जाता है वो भी सिखाया गया और इसके लिए कजाकिस्तान से कोई स्पेशल टीम बुलवाई गई थी इनको ट्रेन करने के लिए। और वो बताते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घोड़े पे बैठकर तीर कमान भी चला सकूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि एक्टिंग की यही ब्यूटी है कि मैंने सीखा और मैंने किया और अब मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इनकी कास्ट इतनी बड़ी थी कि इनके कबीले में 5,500 टेंट थे, यानी कि इतने ज़्यादा लोग थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था और हर ग्रुप को उन्होंने डिफरेंट ट्रेनर्स दिए हुए थे ताकि वो इन लोगों को फाइटिंग और दूसरी स्किल्स सिखा सकें। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग डिनर पे आए हुए हैं और ये लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बहुत से ड्रामे और डिफरेंट प्रोजेक्ट भी एक साथ कर चुके हैं। और क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है तो ये अक्सर ही एक दूसरे के साथ आउटिंग पे निकलते रहते हैं और डिनर्स वगैरह अक्सर ये लोग साथ करते रहते हैं। सलजान का कैरेक्टर शुरू में इतना नेगेटिव था कि लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा नफरत की, लेकिन जैसे ही ड्रामे की एंड की तरफ ये लोग गए और इनका जो कैरेक्टर था वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर में टर्न हुआ तो लोगों ने उनको इतना ज़्यादा पसंद किया कि वो लोगों की फेवरेट हो गई। तो सलजान के बारे में ये बात मशहूर हो गई है कि वो जब चाहे वो लोगों से खुद के कैरेक्टर को नफरत करवा सकती हैं और वो जब लोगों से प्यार करवाना चाहे अपने कैरेक्टर को तो वो उतना ही ज़्यादा प्यार भी करवा सकती हैं। कुर्तुगलू का कैरेक्टर ड्रामे में जितना नेगेटिव है वो रियल लाइफ में उतने ही पॉजिटिव पर्सन है। सेट पे हर कोई उनकी तारीफें ही कर रहा होता है। जब उनके आखिरी सीन की शूटिंग डन हुई तो उन्होंने खड़े होकर सबको कहा कि मैं इतने सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना अमेजिंग टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं गुजारा। उन्होंने सबको दुआएं दी कि अल्लाह आप सबको खुशियां दे, ये मेरी जॉब थी जो मैंने की है, लेकिन अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया हो तो मैं हर एक से माफ़ी मांगता हूँ।
और उन्होंने अपने खास दोस्त का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के नाम लिए और उन्होंने अपने कुलीग्स को मेंशन करते हुए कहा कि मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से उन्होंने सलमान शाह का नाम लिया कि वो एक्टिंग में मेरे टीचर हैं और मैं उनकी और आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस तरह से उन्होंने उन सब से मोहब्बत का इजहार किया। और तुर्किश लोगों की खास बात ये है कि ये लोग सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और जब भी शूटिंग के दौरान ब्रेक आती है तो ये लोग केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अक्सर इनके बिहाइंड द सीन्स आप देखेंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा केक मंगवाते हैं। कुछ और ये लोग मंगवाएं ना मंगवाएं, लेकिन ये केक मंगवा के सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने उस डे को। सुलेमान शाह रियल लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव इंसान है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। और वो अपना कैरेक्टर इतने दिल से प्ले करते थे कि सीन डन होने के बाद अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जब भी मैं सुलेमान शाह का रोल प्ले करता हूँ, मैं उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरी फीलिंग इस कैरेक्टर के लिए रियल हो जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुलेमान शाह ने केक काटा, इन लोगों ने उसके बाद सेलिब्रेट किया और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस ड्रामे की और मज़ीद जो बिहाइंड द सीन्स हैं और बहुत सी वीडियोस जो है मैं वो अपलोड करती रहूँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Üflemedin abi bunlar. Şunları da üfle abi. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok ki üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah. जब सुलेमान शाह से एक टीवी होस्ट ने पूछा कि आप इतने इमोशनल हैं तो आप अपने बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, तो सुलेमान शाह इस बात पर भी इमोशनल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि 5 साल की उम्र में ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे और मुझे अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ रहा था, जो कि हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और वहाँ पर ही मेरा बचपन ख़त्म हो गया था और मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैं स्कूल भी जाता था लेकिन मुझे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और फिर मैं एक जगह गया, वहाँ पे ड्राइड टमेटो सेल होते थे, तो मैंने वहाँ पर सेलर्स की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे कमा सकूँ। उस जगह के पास एक सिनेमा था और उस सिनेमा के बाहर मैं शाम के वक्त ड्राई नट्स बेचा करता था। और कौन जानता था कि जो सिनेमा की एंट्रेंस के बाहर एक लड़का नट्स बेचता है, कल को वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा। ये मेरे अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने जितनी भी स्टडी की वो मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर की, यानी कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि मैं अपने ट्यूशन की जो फीस है वो भी खुद पे कर सकूं। और 1964 में मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए भी काम किया और फिर उस कंपनी ने बच्चों के एक मैगजीन में अपनी ड्राइंग जो थी वो सेंड करना शुरू कर दी। और कौन जानता था कि आज ये जगह सेंटर ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाएगी। और उस कंपनी के लिए एज अ पेंटर मैंने 7 साल तक काम किया। और मुझे जो ड्राइंग के ऑर्डर आते थे उस काम को जारी रखने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक बजट की ज़रूरत थी और मैं एक यंग टीनेजर वर्कर था। और अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए मुझे एक अच्छा सा मीडियम साइज स्टूडियो चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी। और यहाँ तक कि जब मेरे डिज़ाइनर दोस्त अपनी फिल्म की लोकेशन पर जाते थे तो मैं सिसली में उनके फोटोग्राफी स्टूडियो में एज अ डिज़ाइनर जाता था। और मेरे भाई का भी स्टूडियो था, मैं वहाँ भी जाया करता था। मेरे बताने का यही मतलब है कि इसी तरह मैं सिनेमा में दिलचस्पी लेने लग गया था। एक दिन पुल के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और वहाँ हम महंगी जगहों के लिए डेकोरेशन भी डिज़ाइन करते थे। उस दिन हम लोगों ने काम लेट ख़त्म किया तो मैंने सोचा कि घर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं और यहाँ जो फिल्म की शूटिंग हो रही है उसको देखूं, क्योंकि सिनेमा की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। तो हम वहाँ बैठकर शूटिंग देखने लग गए और बदकिस्मती से जो मूवी का हीरो था उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसको स्विमिंग ना आने की वजह से 2 डायरेक्टर्स के बीच में काफ़ी बहस चल रही थी।
और डायरेक्टर्स इधर उधर देख रहे थे, तो हम 3 फ्रेंड्स सामने बैठे हुए थे। उसने इस तरह से मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और मैं इधर उधर देखने लगा कि वो किसको बुला रहा है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। और उसने मुझे कहा कि तुम इस तरह से घूम कर दिखाओ, और मैं घूम गया। तो फिर उसने कहा कि इसको यूनिफॉर्म ला कर दो और मुझे एक्टर के कपड़े पहनाए गए और मैंने समुंदर में छलांग लगाई अपना चेहरा दिखाए बगैर। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस तरह से मैंने सिनेमा को स्टार्ट करते हुए हेलो कहा। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया और बहुत से सिंपल रोल्स मुझे ऑफर किए, जिनको मैंने परफॉर्म भी किया। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी बचपन से लेकर सिनेमा में एंटर होने तक की जर्नी। लेकिन इनकी स्ट्रगल की जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आगे इनकी लाइफ के और बहुत से पहलू अभी बाकी हैं, जो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब मैं आपको इसरा का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिखाती हूँ। जब ऑडियंस में से किसी ने इसरा से पूछा कि आप हलीमा के कैरेक्टर के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो इसरा ने कहा कि हलीमा का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल और इतना इमोशनल था कि मैं आज भी जब भी उस कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और यहाँ तक कि मैं उस कैरेक्टर की फीलिंग्स के बारे में बात ही कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प आने लग गए हैं। आप लोगों ने तो हलीमा के कैरेक्टर को सिर्फ टीवी पर देखा है, जबकि मैंने उस कैरेक्टर को समझा है, उसमें परफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर को जिया है। शायद यही वजह है कि मेरी अटैचमेंट इस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और मेरी माँ ने भी मुझे ये बात कही है कि जब तुम हलीमा का कैरेक्टर प्ले कर रही होती हो तो तुम्हारी आंखों में आर्थुल के लिए जो फीलिंग्स और जो चमक होती है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि उस वक़्त मैं इसरा नहीं बल्कि हलीमा होती हूँ, और वो मेरी फीलिंग्स नहीं बल्कि वो हलीमा की फीलिंग है आर्थुल के लिए। आर्थुल फेमस और सक्सेसफुल एक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही साथ उनका जो परफ्यूम का ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। उनके ब्रांड का एक परफ्यूम है फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत फेमस होता जा रहा है, और वो उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। I'm here because of tonight we have an exhibition to perfume called First Impression. सलजान बता रही हैं कि इस सीरीज में हमने जिस तरह से एक्ट किया है, जिस तरह से हमने तीर चलाए हैं, जिस पोजीशन से चलाए हैं, जिस तरह की हमने बातें की हैं, जो हमने अपने इमोशंस, अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया है, ये सारी जो हैं पहले हमने उन लोगों को समझा है कि उस वक्त के लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, और फिर हमने इसको एक्ट किया है इस ड्रामे में, तब जाके ये इस हालत में हमारे सामने आया है। हाइमा यहाँ पे कह रही हैं कि जो ट्रेलर आपको दिख रहा है वो 21st सेंचुरी का है, लेकिन जब हम लाइव स्टेज में जाते हैं, यानी कि जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम 13th सेंचुरी में चले जाते हैं। यानी कि जो ट्रेलर है और जिस माहौल में हमने रिकॉर्डिंग की है, तो इन दोनों के वक्तों में कई सदियों का डिफरेंस है। यहाँ पे इसरा बता रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले जब उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, तो उस दौरान उन्होंने फेंसिंग की क्लासेस भी ली थी, लेकिन तलवार साजी की ट्रेनिंग उन्होंने स्पेशली इस ड्रामा की सीरीज के लिए ली थी। फेंसिंग की ट्रेनिंग थोड़ी आसान होती है क्योंकि उसमें इंसान अपना आप ज्यादातर डिफेंड करना सीखता है, लेकिन तलवार साजी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे तो देखने में दोनों सिमिलर लगती हैं, लेकिन तलवार साजी में अटैकिंग का डिसीजन आपको बहुत ज्यादा क्विक लेना होता है। इसरा यहाँ पे बता रही हैं कि तलवार साजी में आपका स्टैंडिंग पोजीशन डिफरेंट होता है, आपका वे ऑफ अटैकिंग डिफरेंट होता है, और इसके रूल्स भी सब डिफरेंट होते हैं। और इसके लिए कजाकिस्तान से स्पेशल टीम बुलवाई गई थी, जो कि स्पेशली मूवीज में जो फाइटिंग सीन्स होते हैं उनके स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। इंगन अल्तान बताते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए हमने 3 महीने और 2 हफ्ते साथ गुजारे हैं, और जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा फन किया और हमारी दोस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है। और आप लोग नोट भी करेंगे कि इस ड्रामे में हम लोग की दोस्ती भी रिफ्लेक्ट होगी। और सलजान यहाँ पे बता रही हैं कि इस ड्रामे में जो उन्होंने सलजान का कैरेक्टर प्ले किया है, उस कैरेक्टर ने उन्हें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया है और मुझे सिखाया है कि हर इंसान का दुख डिफरेंट होता है और इसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी सबका अपना अपना होता है। तो अपने दुख में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलजान सुलेमान शाह की बहू थी तो उन पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने बाप के कत्ल के दुख में उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया और साथ ही साथ अपने कबीले को भी खतरे में डाल दिया। वो कह रही हैं कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक ख़ास वजह यह है कि इस ड्रामे की स्टोरी ने ना तो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया है और ना ही किसी ख़ास रंगो नस्ल को हर्ट किया है, और इसीलिए इस ड्रामे को देखने वाले हर एज ग्रुप से हैं, हर तबके से हैं और हर तरह के लोग इसको पसंद कर रहे हैं।
इस सीरीज के कैरेक्टर इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि लोग इनकी कास्ट को इनके रियल नाम की बजाय बल्कि इनके कैरेक्टर के नेम से ज्यादा जानते हैं। इसलिए मैंने आपको इनके कैरेक्टर्स के नाम से ही इंटरव्यूज दिखाए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आर्थुरुल के आपके साथ और भी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Açın biraz, geniş durun. Çök, in merdivenin altına. Uzun boylu. Hepinizi seviyorum. Haklarınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Şöyle alalım. Ya Allah, bismillah. Nereden? Şuradan keseceğim. Bak benimle kağıt ayırmıyor şu. Üflemedin abi buldular. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah. Kitleyin kapıyı. Yani hiç böyle bir zor işte çalışmamıştım. Acayip emek var abi. Vallahi herkesin eline sağlık. Buradaki herkes benim ustam. Çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum abi. Herkesten herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Pastaya bir renk katalım o zaman. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederim. Hocam valla çok sağ olun. Çok isterim, çok isterim yani. Çok samimi söylüyorum, çok sağ olun. Ya hadi afiyet olsun, buyurun o zaman hep beraber. Hadi.
Hadi lan Ebru. Hadi. Nasıl şekersin şu anda? Böyle ağzım sigara içmekten var ya böyle ölmüş durumdayım. Fransız tarafından beyler. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видел лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным. Thank you.